रवीना, नहीं रहना मुझे इस घर में जहाँ भाई भाई में फ़र्क किया जाता हो, और आज तो बहुओं में भी फ़र्क होने लगा। तुम जल्दी से अपना सामान बांधो, हम आज अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। पवन गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी पत्नी रवीना से बोला। तभी रवीना उसके पास आकर उसे समझाते हुए बोली, आप जरा शांत हो जाइए। वो पिताजी हैं तुम्हारे, अगर गुस्से में उन्होंने हमें कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें चाहते नहीं हैं। उनकी नज़र में आप और भैया दोनों एक समान हो। नहीं रवीना, तुम जो भी कहो मैं नहीं मानने वाला। गुस्से में बोलते हुए पवन अपना सामान पैक करने लगा तो रवीना उसके पैर पकड़कर रोते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। गलती तो हर इंसान से होती है और झगड़ा किस घर में नहीं होता। आज जो भी झगड़ा हुआ है इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं। मैं अपनी करनी पर बहुत दुखी हूँ। मुझे भी आज इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। रवीना रो पड़ी तो पवन ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं रवीना, तुमने आज जो कुछ भी किया वो सही किया। अगर मैं भी तुम्हारी जगह रहता तो यही करता। इसलिए रवीना, अब तुम पागल मत बनो, हम इस घर में नहीं रहेंगे। पवन अलमारी से बैग निकालते हुए बोला, किंतु रवीना ने पवन को अपनी कसम देकर उसे इस घर से जाने से रोक लिया। तो पवन गुस्से में बैग पलंग पर पटक कर घर से बाहर निकल गया। खटिया पर बैठे माँ बाप नीरस आंखों से कभी पवन को तो कभी घर को देख रहे थे। रात में डिनर का समय हुआ तो रवीना ने सबके लिए खाना बना दिया। किसी का खाने का मन नहीं था। छोटी बहू पूनम गुस्से के मारे अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। डाइनिंग टेबल पर शांति का माहौल था। किसी ने किसी से कोई बातचीत नहीं की। सब ने अनमने ढंग से डिनर किया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। महेश जी भी अपने कमरे की ओर जा ही रहे थे कि तभी बड़ी बहू रवीना ने उन्हें रोकते हुए कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। हाँ बोलो, महेश जी ने तेज स्वर में कहा। पिताजी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, रवीना ने कहा। तो महेश जी ने रवीना की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चले गई। तो रवीना ने अपनी सास शारदा जी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन शारदा जी भी कुछ नहीं बोली। वो भी अपने कमरे में चली गई। रवीना को आज अपने घर की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हो रहा था। अपने घर में कभी इस तरह का मन मुटाव नहीं हुआ और आज बात यहाँ तक पहुँच गई कि घर के सदस्य ही आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ये सब सोचते सोचते रात के 10 बज गए। रात 11 बजे रवीना के भाई का फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत खराब है और वो तुम्हें यहाँ मायके बुला रही है। रवीना ने कहा, ठीक है भैया, आप कल मुझे लेने आ जाना, बोलकर उसने फ़ोन काट दिया और अपने पति पवन से बात की। तो पवन ने भी मायके जाने के लिए हाँ कर दी। पवन के सोने के बाद रवीना ने एक खत लिखा कि आज ना चाहते हुए भी उसने पिताजी का बहुत दिल दुखाया है। शायद इस खत को पढ़कर पिताजी उसकी भावनाओं को समझेंगे और उस खत को रात के समय चुपके से अपने ससुर महेश जी की डायरी में रख दिया, क्योंकि वो जानती थी कि पिताजी की डायरी लिखने की आदत है और वो रोज़ की तरह जब डायरी लिखेंगे तो ये खत देखकर ज़रूर पढ़ेंगे। खत रखकर वो अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह रवीना ने जल्दी उठकर सारा काम निपटा दिया। तब तक रवीना का भाई विकास भी आ गया। विकास को देखकर महेश जी और शारदा जी चौंक गए। तो विकास ने उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा कि मम्मी की तबीयत खराब है और उनकी इच्छा दीदी से मिलने की थी, इसलिए दीदी को लेने आया हूँ। तब तक रवीना भी तैयार होकर बाहर आ गई और अपनी सास ससुर व पति से विदा लेकर अपने भाई के साथ मायके के लिए रवाना हो गई। रवीना के जाने के बाद सासू माँ ने घर की कमान अपने हाथों में ली। पूरा काम छूट जाने के कारण वो फुर्ती से काम नहीं कर पा रही थी और छोटी बहू पूनम को तो वैसे ही किसी से कोई मतलब नहीं था। मन में आया तो काम करती, नहीं तो नहीं करती। वैसे भी घर में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं था। झगड़े के बाद से तो किसी से बातचीत न करना, ना ही कुछ बोलना, चुपचाप अपना काम करना और अपने कमरे में चले जाना
अब पूनम ने आदत बना ली थी। रात के समय सब डिनर कर अपने कमरे में चले गई। महेश जी भी खाना खाने के बाद अपनी आदत के अनुसार डायरी लिखने के लिए उन्होंने जैसे ही डायरी खोली तो उसमें एक खत पड़ा था। महेश जी ने वो खत खोला और खत की लिखावट देखकर समझ गए कि ये खत रवीना ने माफ़ी मांगने के लिए लिखा होगा। लेकिन गुस्से में आकर महेश जी ने उस खत को वापस रख डायरी बंद कर दी और आज बिना डायरी लिखे ही सो गए। यही सिलसिला लगातार 2 रात तक चलता रहा। तीसरी रात भी महेश जी ने डायरी नहीं लिखी और अपने बिस्तर पर लेटे रहे, किंतु आंखों से नींद कोसों दूर थी। उनसे अब रहा नहीं गया। उन्होंने डायरी खोली तो पहले ही पेज पर लिखा था, पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। मैं जानती हूँ पिताजी कि मेरे द्वारा बोले गए कटु शब्दों से आपको बहुत बुरा लगा है और आपसे माफ़ी मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही हूँ। मैंने अपने माता पिता रूपी सास ससुर का सच में बहुत दिल दुखाया है। मुझे क्षमा करें। मैं जानती हूँ कि ये खत पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य आपकी आंखों में आंसू लाना नहीं, अपितु अपनी भावनाओं से अवगत कराना है। पिताजी, हमारा परिवार कितना हंसता खेलता खुशहाल परिवार था, लेकिन आज पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई हमारे परिवार को। घर में आज जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ पिताजी। गलती मेरी भी है। मुझे पूनम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन पिताजी आपने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि मैंने ये कदम क्यों उठाया है। इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे भी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी ना। आप ही बताइए, क्या मैंने कभी ऐसा उदंड व्यवहार पहले कभी किया है? क्या मेरी शादी के बाद अपने घर में कभी झगड़ा या किसी बात को लेकर बहस हुई थी? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है बहू। तुम तो घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती बनकर आई थी। महेश जी खत पढ़ना छोड़कर बीच में ही बोल पड़े और अपनी चेयर पर बैठे बैठे सोचने लगे कि रवीना के आने के बाद तो हमारा परिवार कितना खुशहाल हो गया था। पुरानी बातें याद आते ही महेश जी की आंखों से आंसू लुढ़क आए। फिर अपने आंसुओं को पोंछकर खत को आगे पढ़ने लगे। तभी पीछे से शारदा जी ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपकी आंख में आंसू? तो महेश जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं शारदा, लेकिन क्या मैं वाकई में गलत हूँ? हमारे घर में जो कलह हुई, क्या इसमें मेरी भी गलती है? बिना झगड़े की वजह जाने मुझे बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था। कहते हुए महेश जी की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। तो शारदा जी महेश जी को चुप कराते हुए बोली, जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ हालात की है। कौन माता पिता अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं? तभी महेश जी ने खत को आगे पढ़ना शुरू किया। पिताजी, पूनम ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने जो व्यवहार किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। उस दिन पूनम के हाथ में दूध का भरा गिलास था और प्राची का गलती से पूनम को धक्का लग गया। तभी पूनम ने प्राची पर हाथ उठाया। प्राची रोती रही, लेकिन पूनम का इतने से भी जी नहीं भरा। गुस्से में आकर उसने प्राची पर तंज कसा और बोली, तू तो लंगड़ी के साथ अंधी भी निकली। तभी पीछे से रमेश भैया भी बोले, इस गिलास की भरपाई कौन तेरा बाप करेगा? पिताजी, पूनम तो पराए घर से आई थी, लेकिन देवर जी तो अपने ही घर के हैं। उनके मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं रमेश जी पर चिल्लाई। तभी पूनम बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर चिल्लाने की? पहले आप अपने निकम्मे निठल्ले पति को संभालिए, जो हमारे मुफ्त के टुकड़ों पर पलते हैं। मुझसे मेरे पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने पूनम को झन्नाटेदार चाटा रसीद कर दिया। तभी उसी समय आपका आना हुआ और आप कुछ सुने बिना ही भड़क गए। ये सब पवन से भी देखा नहीं गया, इसलिए वो आप पर भड़क गए। मैंने बाद में आपसे और माँ जी से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। इसीलिए मजबूरन मुझे ये खत लिखना पड़ा। महेश जी और शारदा जी सोचने लगे कि पूनम और रमेश के व्यवहार से आहत होकर ही बड़ी बहू ने धैर्य खो दिया और ये झगड़ा इतना बढ़ गया। शारदा जी बोली, हमारी रवीना बहुत ही समझदार मिलनसार है।
रमेश और रवीना में भी कितनी बनती थी पहले। दोनों देवर भौजाई कम, दोस्त ज़्यादा थे, लेकिन आज एक दूसरे से बात तक नहीं करते। और इसका कारण पूनम ही है, क्योंकि पूनम समूचे स्वभाव की है। उसे रमेश का किसी से भी ज़्यादा बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने ही रमेश को भड़का दिया होगा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हम इस पूनम को ब्याह कर लाए थे, जो किसी के भड़काने पर भड़क जाती है। किसी ने कुछ भी कह दिया तो उसे सच मान लेती है। शारदा जी ने कहा तो महेश जी बोले, चाहे कुछ भी कहो शारदा, पहले हमारी दोनों बहुएं सगी बहनें जैसी ही रहती थी, पर अब पता नहीं क्या हो गया। तो शारदा जी ने कहा, ए जी, जब से पवन का एक्सीडेंट हुआ है तब से रमेश के कंधे पर घर की जिम्मेदारी आ गई, और तभी से दोनों में अचानक से आपस में बातचीत बंद हो गई। जो रवीना से पूछा तो उसने कहा, कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। उसने कुछ नहीं बताया। उसी प्रकार जब पूनम से पूछा तो वो बोली, आपकी चहेती बहू से जाकर पूछो। मुझे तो लगता है शायद छोटी बहू पूनम बड़ी बहू रवीना को ताना मारती होगी, इसलिए दोनों में बातचीत बंद हो गई। अब चुप करो शारदा, मुझे आगे खत पढ़ने दो, महेश जी चिढ़ते हुए बोले, और फिर आगे खत पढ़ने लगे। पिताजी, आप तो जानते हैं कि बच्चे कितने कोमल हृदय के होते हैं, और हमारी प्राची का उस हादसे के बाद से आत्मविश्वास कितना डगमगा गया है। बड़ी मुश्किल से प्राची को उस सदमे से बाहर निकाल पाई हूँ। सब ने कभी प्राची को ये एहसास नहीं दिलाया कि वो सामान्य बच्चों की तरह चल नहीं सकती है, लेकिन पूनम ने तो उस दिन प्राची को पैरों के साथ साथ दिल से भी आहत करने वाले शब्द कहे। पूनम आए दिन मुझे ताना मारती थी और मैं सह भी रही थी, लेकिन आज बात मेरी बेटी और पति की थी। आप उन दोनों की मन स्थिति समझते हैं पिताजी। जरा सी बात पर वो अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। हमारा पूरा परिवार अच्छे से समझता है कि वो दोनों किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमें तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन पूनम और देवर जी ने तो उन दोनों का आत्मविश्वास ही हिलाकर रख दिया। कोई अपने ही बच्चों को ऐसे ताने देता है भला? अगर हम बच्चों का उत्साह नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम उनके मन में हीन भावना के भाव भी न डालें। पिताजी, आप तो हमेशा अच्छा ही फैसला करते हैं, तो उस समय आपने बिना सच्चाई जाने सारा दोषारोपण मुझे ही दे दिया। बल्कि पिताजी, आपको तो पूरा किस्सा नहीं मालूम था और मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। तभी बीच में ही रुककर महेश जी बोले, बात तो सही है। जिस वक्त घर में लड़ाई हुई उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि घर में झगड़ा किस बात का चल रहा है, और ना ही मैंने जानने की कोशिश की। तभी शारदा जी बोली, अगर आपको झगड़े की वजह ही नहीं मालूम थी तो आपने बीच में दखल अंदाजी क्यों की? मैं भी उस वक्त घर में नहीं थी, मैं मंदिर गई थी। जब घर आई तो देखा आप गुस्से में थे और मैं आपके गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी महेश जी बोले, शारदा, मुझे गुस्सा इस बात का आया कि रवीना ने पूनम पर हाथ उठाया, और हमारे घर में किसी भी प्रकार की हिंसा हो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैंने रवीना पर चिल्ला दिया। लेकिन तभी पवन बीच में आकर मुझे ही कहने लगा कि आप हम दोनों भाइयों में फ़र्क करते हो। तभी रवीना बीच में बोल पड़ी, पिताजी, पवन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप हम में फ़र्क नहीं करते हैं तो आज आप मेरी जगह पूनम पर चिल्लाते, और रवीना की यही बात मुझे तीर की तरह चुभ गई, क्योंकि मुझे रवीना से इस तरह के अनादर की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए मैंने उन चारों को कहा कि निकल जाओ तुम सब मेरे घर से। अब तुम ही बताओ शारदा, क्या हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर होती हैं? नहीं ना। लेकिन क्या हम अपनी किसी एक अंगुली को ज़्यादा चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। शारदा जी उदास स्वर में बोली, हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में पांचों उंगलियों का उतना ही महत्व है जितना एक उंगली का। तो फिर बताओ शारदा, मैं कहाँ गलत हूँ? महेश जी ने कहा, हम हमारी संतानों में फ़र्क कैसे कर सकते हैं? मैं भी मेरे दोनों बच्चों और बहुओं को बहुत चाहता हूँ, और उनके बिना मैं भी नहीं रह सकता। लेकिन मैं बूढ़ा बुजुर्ग पिता हूँ, मैं क्या करूँ? तुम बताओ शारदा,
मेरे लिए तो ये सब बराबर हैं। मैं अपने सब बच्चों में पक्षपात क्यों करूँगा? जिस तरह सभी उंगलियां साथ रहकर शक्तिशाली होती हैं और हौसला बुलंद करती हैं, उसी तरह मेरे बच्चे भी जब साथ रहते हैं तो मुझे भी हौसला मिलता है। लेकिन जब मेरे बच्चे घर में कलह करते हैं तो मेरा दिल भी रोता है। कहते कहते महेश जी की आंखें नम हो आई तो शारदा जी महेश जी को शांत कराते हुए बोली, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके परिवार का बंटवारा हो। रवीना को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर उसके परिवार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज तो बात उसके पति और बेटी की थी। आप तो जानते ही हो इन 3 महीनों में रवीना ने क्या कुछ नहीं झेला। हमें तो यही लगा था कि हमने अपने बेटे और पोती को खो दिया है, लेकिन रवीना का खुद पर भरोसा और भगवान पर अटूट श्रद्धा थी कि वो अपने पति और बेटी को मौत के मुंह से बचाकर ले आई। याद है वो मनहूस दिन जब पवन और प्राची का एक्सीडेंट हुआ था। हम सब तो टूटकर हिम्मत ही हार चुके थे, लेकिन वो रवीना ही थी जिसने हमें हौसला दिया और खुद भी कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस और हौसले की वजह से ही आज पवन और प्राची हमारे बीच में हैं। बड़ी मुश्किल से रवीना ने अपने पति और बेटी में आत्मविश्वास जगाया था, लेकिन पूनम और रमेश ने एक ही झटके में उनके आत्मविश्वास को डगमगा दिया। रवीना की जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता जो रवीना ने किया है। वो गलत नहीं है जी। तभी कुछ देर रुककर शारदा जी फिर से बोली, उस दिन घर के झगड़े के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती थी। रात को मैंने पूनम से भी बात करी तो वो कहने लगी, मेरे पति पिछले 3 महीने से घर खर्चा उठा रही हैं। आज प्राची ने गिलास तोड़ दिया और आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान कर देती हैं। हम ये फिजूल खर्चे पर काबू नहीं करेंगे तो फिर घर खर्चा कैसे चलेगा? और अगर रमेश ने कुछ कह भी दिया तो रवीना भाभी को नाराज होने की क्या ज़रूरत थी? जो व्यक्ति कमा कर खिलाएगा तो क्या वो थोड़ा गुस्सा नहीं दिखा सकता? लेकिन रवीना भाभी ने तो बात का बतंगड़ बनाकर रख दिया। बड़बड़ाते हुए पूनम अपने कमरे में चली गई। तभी महेश जी ने कहा, शारदा, क्या इन समस्याओं का कोई उपाय नहीं है? तो शारदा जी बोली, एक उपाय है जी कि हम दोनों बहुओं की रसोई अलग कर देते हैं। ये क्या कर रही हो शारदा? ये भी तो बंटवारा ही हुआ ना? महेश जी ने कहा। तो शारदा जी बोली, आप मेरी बात पर ज़रा ध्यान दो जी। मैं बस आपको दोनों की रसोई अलग करने को बोल रही हूँ। इससे दोनों अपने पति और बच्चे के हिसाब से खाना बनाएंगी। और अगर हमने रसोई अलग नहीं की तो हमें घर का बंटवारा करना पड़ेगा। और घर का बंटवारा करना मतलब घर का आधा आधा हिस्सा दोनों को दे देना। और अगर हम घर के 2 हिस्से कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहते हुए शारदा जी की आंखें भर आई। तो महेश जी ने शारदा जी को शांत कराते हुए आगे खत पढ़ना शुरू किया। पिताजी, मैं घर की बड़ी बहू हूँ और मुझे भी मान सम्मान मिलना चाहिए। मैं तो पूनम के ताने सुनने के बाद भी उसके हर बातों को नज़रअंदाज करती रही, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है पिताजी। तभी शारदा जी ने कहा, मैं तो अब यही कहूँगी जी कि अच्छा ही है अब दोनों अलग हो जाएं। कम से कम पूनम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो रहेगा। तभी महेश जी आगे खत पढ़ने लगे। पिताजी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि घर में कोई भी मेरे पति की कमाई का मजाक ना बनाए। वो जितना भी कमाएंगे हम उसमें गृहस्थी कुशलतापूर्वक चला लेंगे। पिताजी, मैं पूनम से अलग होना चाहती हूँ, आपसे या मम्मी जी से नहीं। और हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात होगी कि आप हमारे साथ रहेंगे। उस दिन जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। आपकी रवीना। खत पढ़कर महेश जी ने शारदा जी से कहा, शारदा, मैं रवीना का दुख समझता हूँ। मैं कल सुबह ही रमेश को बोलकर पूनम की रसोई अलग करवा दूंगा। हाँ जी, ये सही रहेगा। वैसे पूनम दिल की इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन पूरे दिन वो फ़ोन पर बातें करती रहती है। हो सकता है उसकी माँ उसे सिखाती हो कि घर में झगड़ा करोगी तो सब घर वाले अपने आप ही तुझे अलग कर देंगे और तेरे पति की कमाई भी बच जाएगी।
वही पूनम का घर बसाने नहीं दे रही है। आगे शारदा जी कुछ कहती, उससे पहले ही उनकी नज़र दरवाजे पर खड़ी पूनम की ओर गई। पूनम को देखकर महेश जी और शारदा जी दोनों ही चुप हो गई। पूनम कमरे के अंदर आते हुए गुस्से से बोली, वाह मम्मी जी वाह, आपने मेरे बारे में ये कैसी सोच बना रखी है, और अब तो आप पापा जी को भी मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। फिर अपने ससुर की ओर देखते हुए बोली, पापा जी जब देखो तब मम्मी जी हमेशा रमीना भाभी की पक्ष लेती रहती हैं। मम्मी जी को तो मैं हर बात में ही गलत लगती हूँ, लेकिन आज तो मम्मी जी ने मेरी मम्मी के बारे में भी अपशब्द बोल दिए। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है और उनके खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। गुस्से में बोलकर पूनम अपने कमरे में चली गई और जाकर अपने पति से बोली, अब मैं इस घर में तभी आऊँगी जब तुम अपने परिवार से अलग हो जाओगे। रमेश ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पूनम ने उसके एक ना सुनी और गुस्से में बोलकर अपने मायके की ओर निकल गई। शारदा जी और महेश जी आश्चर्य भरी नज़रों से पूनम को जाते हुए देखते रहे। उधर बड़ी बहू रवीना के मायके में उसकी भाभी ने रवीना से 2 दिन तो अच्छे से बात की, लेकिन फिर वो भी अपना असली रूप दिखाने लगी। पूरे दिन बड़बड़ाती रहती कि मैं अकेले किस किस को संभालूं, मुझसे नहीं की जाती ये मेहमानों की आओ भगत, मुझे तो अलग रहना है। भाभी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रवीना तो हैरान रह गई। उसने अपनी माँ से बात की कि माँ, भाभी पहले तो ऐसी कभी नहीं थी, अचानक से भाभी को क्या हो गया है जो तेरा मेरा कर रही है। तो रवीना की माँ ने कहा, देखो बेटा, ये कलयुग है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। अब बेटा तू अपने ऊपर से ही देख ले, तू तेरे सास ससुर की कितनी निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी, लेकिन तेरी देवरानी आने के बाद तेरे मन में भी ये ख्याल आया ना कि सब कुछ तू ही क्यों करे, उसका भी तो परिवार है, वो भी सबकी सेवा करे। बेटा ये बता, जब तेरी डिलीवरी हुई तो तेरी सास ने तुझे कोई तकलीफ़ दी? नहीं ना? नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। मम्मी जी ने तो मुझे बहुत प्यार दिया। तो बेटा अब तू भी ये सोच ले, अगर तेरी देवरानी का बच्चा छोटा है और अगर तुमने 2-4 काम ज़्यादा कर लिए तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? नहीं ना? तो फिर तू अपनी देवरानी की बराबरी क्यों करती है? और बेटा तुम पल पल की खबर, अपने ससुराल की हर बात यहाँ मायके में अपनी भाभी को बताती हो, तो देख बेटा आज वही भाभी तुझे बोलने से नहीं चुकी। देख बेटी, परेशानी हर इंसान की ज़िंदगी में रहती हैं, लेकिन इंसान को उसका हल समझदारी से निकालना चाहिए, ना कि उससे मुंह फेर कर भाग जाना चाहिए। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर रवीना को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आज उसे अपने ससुर से कही हुई सारी बातें याद आ रही थी कि कैसे उसने अपने ससुर जी से बंटवारे की बात करके उनके दिल को ठेस पहुंचाई है। सोचते हुए रवीना की आंखें नम हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आज ही अपने ससुराल जा रही हूँ और जाकर माँ पिताजी से माफ़ी मांगूंगी। मैंने उनका बहुत दिल दुखाया है। कोई बात नहीं बेटा, गलतियाँ बच्चों से ही होती हैं और तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब देखना महेश जी तुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे, कहकर रवीना की माँ ने अपनी बेटी को विदा किया। इधर रवीना जैसे ही ससुराल पहुंची तो पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। यह देख रवीना घबराते हुए घर के अंदर आई तो सामने महेश जी व शारदा जी उदास बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही रवीना की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, माँ पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुन शारदा जी और महेश जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने रवीना को देखकर हैरान हो गए। अरे रवीना बेटा, तू तो कुछ दिन और रुकने वाली थी ना? हाँ माँ जी, लेकिन माँ आपके बिना नहीं रह पाई, इसलिए वापस आ गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, बोलकर रवीना फूट फूट कर रोने लगी। तो महेश जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमने वो खत पढ़ लिया है, जाने अनजाने में मुझसे भी गलती हुई है बेटा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। बोलते हुए महेश जी भी भावुक हो गई। तभी शारदा जी ने कहा, गलती किसी की नहीं है जी, बस गलती हालात की है। तुम लोग चिंता मत करो,
धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रवीना बहू, तुम चलकर आई हो, जाओ बेटा, थोड़ी देर आराम कर लो, शारदा जी ने कहा तो रवीना अपनी बेटी प्राची को लेकर कमरे में चली गई। उधर छोटी बहू पूनम को मायके में आए हुए 5-6 दिन हो गए थे। तभी एक दिन पूनम की माँ ने कहा, बेटा क्या बात है, आजकल रमेश जी का फ़ोन नहीं आता क्या? तो पूनम ने कहा, माँ उनका फ़ोन तो रोज़ आता है, लेकिन मैं ही बात नहीं करती हूँ। अब मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी, यहीं तुम्हारे पास रहकर अपने बेटे को यहीं पढ़ाऊंगी। बेटी के मुंह से ये सुनकर पूनम की माँ हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, इसका मतलब तुम वहाँ से लड़ झगड़ कर आई है? हाँ माँ, अब आप ही बताओ, मेरा पति अकेला कब तक उनका बोझ उठाता रहेगा? जब से जेठ जी का एक्सीडेंट हुआ है तब से मेरे पति ही पूरे घर का खर्चा उठा रहे हैं। अब मैंने भी उन्हें कह दिया है कि जब तक तुम अपने घर से अलग नहीं रहोगे तब तक मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। पूनम ने मुंह बनाते हुए कहा। तो उसकी माँ बोली, देख बेटा, तुम्हारे जेठ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उससे पहले तो वो रमेश जी से ज़्यादा कमाते थे, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी समझ बेटा। और फिर तेरे ससुर की भी तो पेंशन आती है, वो भी तो घर खर्चा उठाते हैं। और फिर अगर मुसीबत के समय हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर परिवार में एकता कैसे रहेगी बेटा? देख बेटा, तुझे अगर मदद की ज़रूरत हो तो तेरी मदद ज़रूर करूँगी, पर तुम अब सीधी अपने ससुराल चली जाओ। माँ ने उसे आदेश दिया तो पूनम आश्चर्यचकित रह गई और गुस्से से बोली, अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी तो फिर तुम फ़ोन पर मेरी बात क्यों सुनती थी? देख बेटा, मैं तेरी बात इसलिए सुनती थी कि तेरे मन में कोई बोझ ना रहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरे मन में अपने ससुराल के प्रति इतना जहर भर गया है। और एक बात बेटी, मैंने तो तुझे कभी नहीं कहा कि तुम अपने ससुराल वालों के साथ बुरा व्यवहार करो या अलग हो जाओ। ये तेरी अपनी सोच है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू किसी का कहना नहीं मानती। देख बेटा, मैं अभी भी तुम्हें सलाह देना चाहूँगी कि अभी भी वक्त है, अपने घर को टूटने से बचा लो, वरना अगर तुम्हारे पिताजी व भैया को पता चल गया कि तुम वहाँ से लड़ झगड़ कर यहाँ आई हो तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। माँ की बात सुनकर पूनम की आंखें भर आई। उसने कहा, माँ, मेरी सहेली शिखा की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उसने कहा कि तुम कब तक अपने जेठ जिठानी का बोझ उठाती रहोगी, इनसे अलग हो जाओ, इसलिए मैं उनसे लड़ झगड़ कर यहाँ आ गई ताकि वो हमें अलग कर दें। पर माँ, मेरी सास को हमेशा लगता था कि मैं फ़ोन पर तुमसे बातें करती हूँ और तुम मुझे उल्टी बातें सिखाती हो। मैंने तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए पूनम अपनी माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, अभी भी वक्त है, तुम जाओ और अपने घर की एकता को टूटने से बचा लो और अपनी जेठानी को कभी जेठानी नहीं, बहन के समान समझना बेटा। उसने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। हाँ माँ, रवीना दीदी ने मुझे कभी भी कोई काम के लिए नहीं कहा। मैं ही भाई साहब का एक्सीडेंट होने के बाद उसे इतने ताने सुनाती रही, लेकिन फिर भी वो कभी कुछ नहीं बोली। पर मैं आज ही जाकर रवीना दीदी से माफ़ी मांगूंगी। लेकिन माँ, वो मुझे माफ़ तो कर देगी ना? कहते हुए पूनम का गला भर आया। तो उसकी माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल कर देगी बेटा, उसका दिल बहुत बड़ा है, वो तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन समझती है, इसीलिए तुझे कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, वरना वो तुमसे बड़ी है, चाहे तो तुझे अपने इशारों पर नचा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कभी नहीं किया। तो तुम जाओ बेटा और अपने किए के लिए सास ससुर व जेठानी से माफ़ी मांगो बेटा, और हमेशा एक साथ रहना, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आ जाए, लेकिन अपने परिवार की एकता को कभी टूटने मत देना। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर पूनम अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। लेकिन आज पूनम पूरे रास्ते पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। ससुराल पहुंची तो रवीना रसोई घर में खाना बना रही थी। सास ससुर सामने बैठे प्राची के साथ खेल रहे थे। पूनम उनके पास जाकर पैरों में गिर गई। प्लीज़ माँ, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं होना आप सबसे अलग।
अचानक पूनम को अपने सामने देखकर शारदा जी हैरान रह गई। उसने पूनम को ऊपर उठाते हुए कहा, बेटा, मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, पर इतना जल्दी हो जाएगा ये नहीं पता था। महेश जी ने शारदा जी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा तो सब लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर रवीना भी रसोई से बाहर आ गई। पूनम रवीना को देखकर कुछ कहती, उससे पहले ही रवीना ने उसे गले से लगा लिया। आज फिर से महेश जी का पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगा। धीरे धीरे पूनम भी हर काम में निपुण हो गई और अपनी जेठानी रवीना की तरह ही अपने सास ससुर की निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगी। आज महेश जी और शारदा जी भी अपने परिवार की एकता को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।